प्रिय विद्यार्थियों, हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कॉलोनियल स्टेट्स। यह आपके एमए फाइनल का जो 9th बी पेपर है, स्टेट्स इन इंडिया, उसमें लास्ट यूनिट चल रही है आपकी। और इस यूनिट में औपनिवेशिक भारत का जो बैकग्राउंड है वो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार जो विदेशी लोग भारत में आए और उन्होंने भारत को उपनिवेश बनाया। देखो, औपनिवेशिक जो भारत है वो भारतीय उपमहाद्वीप का वह हिस्सा है जो कि डिस्कवरी के युग के दौरान यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के अधिकार क्षेत्र में था। यूरोपीय शक्ति विजय और व्यापार विशेष रूप से मसालों दोनों के द्वारा ही प्राप्त की गई थी। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा उनकी खोज हुई और उसके बाद भारत के धन और समृद्धि की खोज ने अमेरिका के उपनिवेश का नेतृत्व किया। कुछ ही वर्षों बाद 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगालिक नाविक वास्को डी गामा फिर से यूरोपीय होने वाले पहले यूरोपीय बन गए। रोमन के बाद से भारत के साथ प्रत्यक्ष व्यापार संबंधों को स्थापित किया गया। अफ्रीका में आने के लिए सबसे पहले अफ्रीका तक आए। कालीकट में आने के बाद जो तब तक पूर्वी दुनिया के प्रमुख व्यापारिक बंदरगाहों में से एक था, उन्होंने शहर में साओ मुथिरी राजा से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करी। इसके बाद डच आए। डचों ने सिलोन में अपने मुख्य आधार बनाया। त्रावणकोर और डच युद्ध हुआ और उसके दौरान त्रावणकोर के साम्राज्य द्वारा कोलाचेल की लड़ाई में अपनी हार के बाद भारत में उनका विस्तार रोक दिया गया था। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स, एक तरह से अमेरिका की खोज जैसे वास्को डी गामा ने करी, कोलंबस ने करी और पुर्तगाली ने नाविक वास्को डी गामा आया। तो ये जो जितने भी ये जो नाविक थे, उन्होंने जल मार्ग के द्वारा जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कई तरह के रास्ते खोज निकाले। समुद्री शक्तियों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंदिता ने अन्य यूरोपीय शक्ति को भी भारत में प्रवेश कर दिया। ये जितनी भी समुद्री शक्तियां थी, उनके बीच में व्यापार की लड़ाई शुरू हो गई और धीरे धीरे भारत में कई ऐसी वस्तुएं मौजूद थी जैसे मसाले थे आदि। इन सब चीजों ने भारत की तरफ इन व्यापारिक जो शक्तियां थी, यूरोपीय शक्तियां थी, व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ये सब भारत पे आ गए। डच गणराज्य, इंग्लैंड, फ्रांस और डेनमार्क, नॉर्वे सभी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में व्यापारिक पदों की स्थापना करी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ और फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया। कई अपेक्षाकृत कमजोर और अस्थिर भारतीय राज्य जो उभर कर आए थे, उन पर निर्भर भारतीय शासकों के माध्यम से यूरोपीय लोगों द्वारा हेरफेर करने के लिए ये तेजी से खुल गए। डच गणराज्य, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे सभी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में व्यापारिक अपने केंद्रों की स्थापना करी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया और फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई और उसमें मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया। एक तरह से कहा जाए तो जो मुगल साम्राज्य में औरंगजेब वगैरह ये इतने अस्थिर शासक थे, तो उनके समय में ही कई जो यूरोपीय जो राजदूत थे वो भारत में आने लग गए थे। वो भारत की ओर उन्मुख हो रहे थे। उन्होंने ये देख लिया था कि भारत में कौन कौन सी संभावनाएं मौजूद है और उस समय मुगल जो शासकों ने इन लोगों को एक तरह से आश्रय भी दिया, इनके साथ अच्छा व्यवहार भी किया। तो
देखा जाए तो ये जो बैकग्राउंड है उस समय का, तो ये सब चीजें उनको उन्मुख कर रही थी कि वो भारत में आए और भारत से कई वस्तुओं को अपने देश में ले जाएं। भारत में 18वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। आंशिक रूप से प्रॉक्सी भारतीय शासकों के माध्यम से प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप भी था। 1799 में तुर्जे भारतीय शासक टीपू सुल्तान की हार ने फ्रांसीसी प्रभाव को हाशिए पर डाल दिया। इसके बाद 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता का तेजी से विस्तार हुआ। सदी के मध्य तक लगभग पूरे भारत में अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल कर लिया। ब्रिटिश भारत सीधे शासित ब्रिटिश प्रेसिडेंसी और प्रांतों से मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे अधिक आबादी वाले और मूल्यवान हिस्सों में शामिल था और इस तरह ब्रिटिश ताज में गहने के रूप में जाने लगा। क्योंकि ब्रिटेन को तो भारत में काफी संभावनाएं दिख रही थी, इसीलिए उन्होंने आते ही 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी। भारत अपने औपनिवेशिक युग के दौरान राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य थे और 1900, 1920, 1928, 1932 और 1936 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाले राष्ट्र थे और 1945 में सैन फ्रांसिस्को में भी संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य बने। 1947 में भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करी थी और भारत के डोमिनियन और पाकिस्तान के डोमिनियन में विभाजित किया गया। इसके उत्तरार्ध को औपनिवेशिक भारत के मुसलमानों के लिए एक मातृभूमि के रूप में बनाया गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय तट के साथ विभिन्न हिस्सों पर व्यापारिक चौकियों की स्थापना करी। कुछ ही देर के लिए उन्होंने मालाबार, दक्षिण पश्चिमी तट जैसे पल्लीपुरम, कोचीन डिबेक्सो, सांता क्रूज, क्विलोन, कैननौर, कुंदनपुरा और कोरोमंडल, दक्षिण पूर्वी तट, सूरत आदि पर नियंत्रण किया। इन्होंने पुर्तगालियों से सिलोन पर विजय प्राप्त करी। डच ने त्रावणकोर और तटीय तमिलनाडु के साथ साथ वर्तमान बांग्लादेश में राजाशाही, हुगली, चिंसुरा और मुर्शिदाबाद में वर्तमान पश्चिम बंगाल, ओडिशा में बालासोर और वर्तमान म्यांमार में अवा, अराकान और सिरियाम में व्यापारिक स्टेशनों की भी स्थापना करी। हालांकि त्रावणकोर डच युद्ध के दौरान त्रावणकोर राज्य द्वारा कोलाचेल की लड़ाई में उनकी हार हुई। उसके बाद भारत में उनका विस्तार रोक दिया गया। डच इस हार से उबर नहीं पाए और उन्होंने भारत के लिए फिर कोई औपनिवेशिक खतरा भी पैदा नहीं किया। सिलोन नेपोलियन युद्धों के बाद वियना की कांग्रेस में खो गया, जहां डच फ्रांस के अधीन गिर गया था। उनके उपनिवेशों को ब्रिटेन द्वारा छापा मारा देखा गया। डच बाद में भारत में कम शामिल हो गए क्योंकि उनके पास डच ईस्ट इंडीज था, जो अब इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने एक तरह से ये देखा अपने इसमें कि किस प्रकार अधिकतर जो शक्तियां हैं उन्होंने भारत को उपनिवेश बनाने की कोशिश करी। छोटे छोटे जो व्यापारिक हित के जो जगह थी उन पर उनको अपना अधिकार करने की सोची। ब्रिटेन ने तो अपनी जगह जगह अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज ये सारे भारत में आए और उन्होंने व्यापार के माध्यम से भारत में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया। हम इसका नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।